आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा के कौन से प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, आपको पता है कि बौद्धकालीन शिक्षा का जो टाइमिंग था वो क्या था, 500 BC में बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1200 AD मतलब कि 1200 मतलब क्या होता है कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय था वो बौद्धकालीन शिक्षा के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं कि बौद्ध काल का समय था। ठीक है, तो उस टाइम की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के नाम से जाना गया। ठीक है, अगला है कि बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र। अब हम देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा के कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, पहला आता है हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय। आपने वैदिक काल में भी तक्षशिला का नाम पढ़ा है और बौद्ध काल में भी तक्षशिला विश्वविद्यालय था। यह वैदिक काल और बौद्ध काल दोनों का प्रमुख शिक्षा केंद्र माना गया था। ठीक है, ये कहाँ से था, ये आधुनिक रावलपिंडी से 20 मील पश्चिम में स्थित था। ठीक है, ये उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। ठीक है, यहाँ हर एक प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। चाणक्य, चंद्रगुप्त और जीवक, पाणिनि जैसे जो हमारे विद्वान निकले हैं वो कहीं ना कहीं तक्षशिला विश्वविद्यालय की उपज थे। ठीक है, ये हुणों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। क्या है, हुणों द्वारा ये विश्वविद्यालय नष्ट कर दिया गया था। फिर दूसरा आता है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय पटना से 50 मील दक्षिण में स्थित था। यह क्या है, पटना से 50 मील दक्षिण में स्थित था। ये नालंदा विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय था। इसकी विशालता का जो वर्णन किया गया है बहुत ही ज़्यादा बेहतर ढंग से किया गया है कि क्या कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय थी वो 9 मंजिला थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके जो भव्य भवन थे उन सबका बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। ये क्या है, पटना से 50 मील दक्षिण में स्थित था। ये इसको भी 1203 में बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उत्तरी मगध में स्थित था। 8वीं शताब्दी में धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर दूसरा आता है वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय पूर्वी काठियावाड़ में स्थित था और ये क्या है कि 12वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ये एक तर्क और न्याय के प्रमुख शिक्षा केंद्र माने गए थे। नदिया विश्वविद्यालय ये सेन सम्राटों द्वारा 11वीं सदी में स्थापित किया गया था। ये लक्ष्मण सेन द्वारा संरक्षित था। ठीक है, पूर्वी बंगाल में नदिया विश्वविद्यालय स्थित था। ये जो विश्वविद्यालय है ये बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ हर एक प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। ठीक है, अगला आता है हमारा बौद्धकालीन शिक्षा के दोष। बौद्धकालीन शिक्षा के दोष। ठीक है, अगर हम बौद्ध काल की पढ़ते हैं तो उसमें हमने विशेषताएं पढ़ी, उसमें बहुत सारे गुण थे। कहीं ना कहीं बौद्ध काल क्या था, या बौद्धकालीन शिक्षा का जो उदय हुआ था वैदिक काल में आई बुराइयों को दूर करने के लिए बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है, लेकिन फिर भी बौद्धकालीन शिक्षा में भी अनेक कमियां आ गई। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख दोष थे। पहला पॉइंट था बौद्ध धर्म का पतन। पहला पॉइंट क्या है, बौद्ध धर्म का पतन। धीरे धीरे बौद्ध काल में भी या बौद्ध धर्म में भी गिरावट आने लगी थी, रूढ़िवादिता आने लगी थी, कट्टरता आने लगी थी। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बहुत सारी चीज़ें, बुराइयाँ उत्पन्न होने लगी थी, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन होने लगा था। ठीक है, तो जब बौद्ध धर्म का पतन होने लगा था तो इसका असर शिक्षा पर भी दिखाई दिया था। दूसरा पॉइंट था देश की दुर्बलता। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था देश की दुर्बलता। देखिए, जो बौद्ध धर्म है वो अहिंसा परमो धर्म के
कहीं ना कहीं इसी की वजह से उन्होंने सैन्य शिक्षा की उपेक्षा की थी। बहुत सारी ऐसी शिक्षा थी जिनकी उपेक्षा कर दी गई थी, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमको अपने देश की रक्षा करना है तो हमें सैन्य में भी निपुणता हासिल करनी पड़ती थी। तो जिसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या आया कि कहीं ना कहीं हमारा देश क्या है वो दुर्बल होने लगा था। विदेशी आक्रमण उस पर विदेशी लोग उस पर आक्रमण करने लगे, जिसकी वजह से हमारा जो भारत था वो विदेशियों के गुलाम बन गया था। ठीक है, तो देश की दुर्बलता भी इसका प्रमुख कारण था, जिसकी वजह से बौद्धिकालीन शिक्षा का पतन हुआ। दूसरा आता है, अगला पॉइंट है स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। हम मानते हैं कि वैदिक काल की अपेक्षा, उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा बौद्धिक काल में ये बात आई थी कि स्त्री शिक्षा की व्यवस्था की गई। मठों में, विहारों में हर एक प्रकार से समानता की बात की गई, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि बौद्धिक काल में स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था की गई थी स्त्रियों के लिए वो केवल कुलीन वर्ग के लिए थी। जन सामान्य की जो स्त्रियां थी वो इस शिक्षा से वंचित थी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा लौकिक जीवन की उपेक्षा। तो बौद्धिक काल में भी वैदिक काल की तरह ही लौकिक जीवन की उपेक्षा की गई थी। कहीं न कहीं अलौकिक विषयों को जितना स्थान दिया गया था उस तरीके से लौकिक विषयों को स्थान नहीं दिया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा हस्तकार्य के प्रति घृणा। बौद्धिक काल में जो शिक्षित वर्ग था वो हस्तकार्य के प्रति घृणा का भाव रखता था, हस्तकार्यों की उपेक्षा की गई थी। ठीक है, इस वजह से क्या है कि जो हस्तकार्य जो व्यक्ति करते थे उनसे शिक्षित वर्ग घृणा का भाव रखते थे। अगला है कि कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश। हम मानते हैं कि बौद्धिक काल में भी वो रूढ़िवादिता, कट्टरता इस तरीके से आ गई थी, जिसकी वजह से ये अपने पतन की तरफ अग्रसर हुआ था। बौद्धिक काल में भी हीनयान, महायान जैसे संप्रदाय उत्पन्न हो गए थे, उनमें आपस में ही मतभेद होने लगे थे। तो ये मतभेद कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका असर दिखाई दिया था। अगला पॉइंट आता है हमारा कि आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध की देन। कहने का मतलब है कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था से हम कौन से विचार वर्तमान समय में या आधुनिक शिक्षा में ग्रहण कर सकते हैं। पहला पॉइंट आता है शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत। ठीक है, शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत। तो बौद्धिक काल से ये जो विचार है ये बौद्धिक काल से ही शुरू हुआ कि शिक्षा पर केंद्र का नियंत्रण होना चाहिए। हम मानते हैं कि वैदिककालीन शिक्षा जो थी वो बाह्य नियंत्रण से पूरी तरीके से मुक्त थी। ठीक है, सारी शिक्षा व्यवस्था, सारा नियंत्रण केवल गुरु का होता था। लेकिन कहीं न कहीं बौद्ध काल में क्या रहा, शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण शुरू हो गया था। जैसे कि आज हम मानते हैं कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उस पर हमारी सरकार का नियंत्रण होता है, केंद्र का नियंत्रण होता है। हम मानते हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था हमारी समोटी सूची में डाला गया जिसपे केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण है। कहने का मतलब है कि कहीं जैसे आज सरकार के नियंत्रण में शिक्षा व्यवस्था है, उसी तरीके से बौद्ध काल में भी ये विचार शुरू हो गए थे। दूसरा आता है मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना। ठीक है, जैसे कि आज हम मानते हैं कि शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मातृभाषा इसलिए क्योंकि जितने अच्छे ढंग से हम अपने विचार मातृभाषा में व्यक्त कर पाते हैं उतना हम किसी अन्य भाषाओं में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये विचार क्या है, बौद्धिक काल से शुरू हुआ था कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, और ये विचार आज भी लागू है। अगला है सह शिक्षा का आरंभ। सह शिक्षा का आरंभ मीन्स को एजुकेशन, जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज साथ में पढ़ते हैं। तो ये जो सह शिक्षा का जो विचार है ये बौद्धिक काल से ही माना जाता है। वैदिक काल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हम मानते हैं ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि जहाँ पे गुरुकुल में लड़कियां पढ़ने जाती थी, लेकिन बौद्धिक काल में जो बौद्ध मठ वगैरह थे उसमें साथ में पढ़ने का आदेश था या परमिशन थी। दूसरा अगला पॉइंट आता है जन शिक्षा को प्रोत्साहन। ठीक है, तो बौद्ध काल में जन शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया था। जो आम जनता थी इनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी कि सबको शिक्षा सुलभ हो। वैदिक काल की तरह नहीं, जैसे कि वहाँ पे केवल ब्राह्मणों का आधिपत्य था, किसी वर्ग विशेष को शिक्षा मिलनी चाहिए, कोई वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाए। लेकिन बौद्ध काल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे वर्तमान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, शिक्षा सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो ये जो विचार है शिक्षा सार्वभौमिक होनी चाहिए, शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, ये विचार
तरीके से संभव था, उसी प्रकार से बौद्ध काल में भी एक मधुर संबंध था। ये विचार कहीं न कहीं हमें वर्तमान में भी लाना चाहिए। अगला है स्त्री पुरुषों को समान शिक्षा के अवसर। देखिए बौद्ध काल में भी ये ऐसी व्यवस्था थी कि बिना किसी भेदभाव को स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा दी जाए। जैसे कि आज हम मानते हैं कि हमारे संविधान में ये बात कही गई है कि सभी को शिक्षा दी जाए बिना किसी भेदभाव के, जिसमें जाति, लिंग, धर्म, स्थान या किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए, सभी को शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो स्त्री पुरुषों को समान शिक्षा के अवसर, ये विचार हमें बौद्ध काल से ही लिया गया है, या बौद्धकालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वहां से यह विचार लिया गया जो आज लागू है। अगला है कला कौशलों की प्रधानता। बौद्ध काल में भी जो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था थी वहां पे कला कौशलों की प्रधानता दी गई थी, व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ये जो आप शिक्षा केंद्र माने जाते हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। अनेक व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जहाँ पे तकनीकी, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा, ये सारे शिक्षा दी जाती थी। अगला है सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था। आज हम मानते हैं टीम टीचिंग एक नया थॉट है, टीम टीचिंग एक नया विचार है, ठीक है। लेकिन ये नया विचार नहीं है अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ये बौद्ध काल में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की गई थी, शिक्षा सामूहिक तरीके से दी जाती थी, ठीक है। उसमें वैयक्तिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बौद्ध काल में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की गई थी। अगला है शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण। हम मानते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा में बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जो विदेशों में, श्रीलंका, बर्मा वगैरह जाके उन्होंने भी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। तो ये जो नालंदा, तक्षशिला या विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय माने जाते थे। यहाँ विदेशों से विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। अगला है शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्रीय संगठन। कि बौद्ध काल में जो शिक्षा संस्थाएं होती थी उनका जो संगठन होता वो जनतंत्रीय आधार पर किया जाता था। कोई निर्णय लिया जाता था वो जनतंत्र के आधार पर, या सभी के विचारों को महत्व दिया जाता था, वहाँ पर समानता होती थी, वहाँ पर चुनाव किया जाता था। इसी प्रकार से ये जो विचार है ये वर्तमान में भी लागू हो रहे हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं कि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी वहाँ से बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो आज हम वर्तमान में लागू किए हैं या उपयोग करने लायक है, ठीक है। आज हमारा ये बौद्धकालीन शिक्षा पूरा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।